16 जनवरी को ठाकरे खानदान की सियासी विरासत का भविष्य डिसाइड हो जाएगा। 16 जनवरी को मुंबई का फैसला हो जाएगा। मुंबई में कमल खिलेगा या ठाकरे ब्रदर्स की खिचड़ी पकेगी, ये इसी हफ्ते पता चल जाएगा। बीजेपी पूरा महाराष्ट्र जीत कर आई है। महाराष्ट्र की 80% से ज्यादा सीटें बीजेपी और एनडीए पार्टनर के पास हैं, लेकिन करीब 20% हिस्सा बच गया है। मुंबई पर बीजेपी का एक छत्र राज अब तक नहीं हो पाया है। 2024 में भी बीजेपी का विजय रथ मुंबई आकर रुक गया था। मुंबई सिटी और मुंबई सबअर्ब में ठाकरे फोर्स बची रह गई। 16 फरवरी को उसी फोर्स का दोबारा टेस्ट है। सुरुवात कोणी केली? महापौर कोण होणार? त्यांनी सुरुवात केली आणि आम्ही म्हणतो मराठी महापौर होणार, ते म्हणतात हिंदू महापौर होणार। मग देवेंद्र फडणवीस हिंदू आहेत की नाही हा पहिला माझा त्यांना प्रश्न आहे। जरा तपासून बघा, काही तपासायचं असेल तर। नाही म्हणजे डोकं वगैरे काय बर्थ सर्टिफिकेट वगैरे असं मी म्हणतोय। आम्ही अस्सल मराठी बोलणारे देशभक्त हिंदू आहोत। पिछले 25 साल में बीजेपी पूरे महाराष्ट्र में फैल गई, लेकिन बीएमसी के किले में ठाकरे खानदान के वर्चस्व को बीजेपी अब तक तोड़ नहीं पाई। ठाकरे ब्रदर्स को भी पता है कि इस बार करो या मरो का मामला है। अगर 16 जनवरी को बीएमसी के आखिरी किले की दीवार भी गिर गई तो मुंबई में ठाकरे वर्चस्व का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। इसीलिए उद्धव और राज एक साथ आए हैं। इसीलिए 16 जनवरी बहुत अहम है। बट हिंदी सक्तीचा जो विषय होता तो फक्त हिंदी भाषा की सक्ती का जो मुद्दा था वो केवल आपको चेक करने के लिए था। आप जाग रहे हैं या नहीं, मराठी लोग मुंबई और महाराष्ट्र में जीवित हैं या नहीं, ये सिर्फ आपको चेक करने के लिए था। 2024 विधानसभा के बाद पता नहीं इस सरकार को क्या हुआ, जो मन में आया वो करना शुरू कर दिया। मुझे आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग पहले इस बात को ठीक तरीके से समझ लें कि हिंदी उनकी भाषा भी नहीं है। उत्तर प्रदेश की भाषा अवधी है, बिहार की भाषा भोजपुरी और मैथिली है। हमारी दुश्मनी किसी भाषा से नहीं, लेकिन अगर हिंदी ला दी जाएगी तो आपको लात से मारेंगे। लादणार असाल तर लाथच मारू। मुंबई में ठाकरे ब्रांड मतलब कट्टर हिंदुत्व ब्रांड, लेकिन वो जमाना बीत गया। 2024 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना मुंबई और मुंबई सबअर्बन रीजन में इसलिए जीती क्योंकि उसे मराठा के साथ साथ मुस्लिम वोट भी मिले। महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट का कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा मुंबई में है। यहाँ 20 से 21% मुस्लिम वोटर है। मुंबई सिटी और मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट में ये मुस्लिम वोट कांग्रेस को नहीं गया, एनसीपी शरद पवार को नहीं गया। मुंबई का ये मुस्लिम वोट ओवैसी की पार्टी को नहीं गया। मुंबई के मुसलमानों ने 2024 में ठाकरे को वोट दिया था। इसी मुस्लिम वोट के लिए उद्धव ठाकरे हार्ड हिंदुत्व से सॉफ्ट हिंदुत्व पर आए हैं और इसीलिए बीजेपी ने हिंदू मेयर बनाने का नारा उछाल दिया है। मुंबई में जितने जोर से गैर हिंदू शक्तियां एक्टिव हैं, उससे ज्यादा जोर शोर से हिंदूवादी और हिंदीवादी शक्तियां सक्रिय हैं। सभी मराठी बोलने चाहिए। यहाँ बैठे हुए इमारत में हरे रंग के कितने लोग मराठी बोलते हैं, मेरे को बताइए। अगर हमारे हिंदू भाई मराठी बोल सकते हैं तो वो भी मराठी बोलना चाहिए ना। फिर मदरसा में भी मराठी सिखाना चाहिए, फिर उर्दू क्यों चाहिए? ये मराठी के नाम पे आप हिंदू भाइयों को, हिंदू समाज को उनको बांटना है। हिंदुओं के बीच में फूट डाल के इनका जो अब्बा पाकिस्तान में बैठा है ना, उसको इन लोग को खुश करना है। मुंबई में वो सारी ताकतें भी एक्टिव हैं जो देश की सियासत में अपना हिस्सा चाहती हैं। धर्म, कर्म, जाति, पाति, मराठी, गैर मराठी, हिंदू, मुसलमान, मुंबई में सब चल रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने अजीत पवार, शिंदे, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, कुशवाहा, कुमारस्वामी के साथ मिलकर संविधान के खिलाफ एक वक्फ के कानून को बनाया, जिसके जरिए से बीजेपी और आरएसएस मस्जिद, दरगाह, खानकाह और कब्रिस्तान को हमसे छीनना चाहती है। तो ये वो काले कानून के बनने के बाद एक बहुत बड़ा इलेक्शन महाराष्ट्र में होने जा रहा है। अगर आप
अपनी वोट के जरिए से दिल्ली के बादशाह को एक पैगाम देंगे कि तुमने जो कानून बनाया जो संविधान के खिलाफ है, आर्टिकल 14, 25 और 26 के खिलाफ है, तो हम एक बहुत बड़ा इत्तेहाद का पैगाम दिल्ली हुकूमत को दे सकेंगे ताकि उनको मालूम हो जाए कि कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता जहां पर मस्जिद के और दरगाह और खानखाहों और कब्रिस्तान की बात आती है। याद रखिए, वक्फ का मालिक अल्लाह होता है, वक्फ का मालिक अल्लाह होता है, इंसान नहीं होता है। 16 जनवरी को ही यह भी डिसाइड हो जाएगा कि देश की सियासत में आगे क्या क्या होने वाला है। हिंदुस्तान की सियासत में एक पार्टी का सब कुछ तय है, नेता तय है, नीति तय है, पार्टी की विचारधारा तय है। नरेंद्र मोदी को नए सिरे से अब कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। मोदी का मैसेज गांव-गांव, शहर-शहर तक फैल चुका है। चुनाव होने पर बस उस मैसेज को रीइंफोर्स करना होता है। बीजेपी हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर चल रही है और इसे लेकर वो जरा भी भ्रम में नहीं है। हिंदुत्व को लेकर उसे अब कोई सफाई भी नहीं देनी। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के बरक्स जो भी नेता खड़ा हो रहा है, उसके खेमे में बस परिवार की लाइनेज ही क्लियर है, बाकी सब कुछ अनक्लियर है। कांग्रेस में तय है कि पार्टी की बागडोर नेहरू गांधी खानदान में रहेगी। सपा में क्लियर है कि मुलायम की पार्टी अखिलेश यादव के हाथों में ही रहेगी। तृणमूल में भी क्लियर हो चुका है कि ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को ही आगे बढ़ाएंगी। डीएमके में भी क्लियर है कि स्टालिन अपने बेटे उदयनिधि को ही आगे बढ़ाएंगे। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल क्लैरिटी और विरोधियों की वंशवादी नीति का असर चुनाव में साफ साफ दिख रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही है। इस आंधी में जो मोदी के साथ है वो जीत रहे हैं और जो मोदी के खिलाफ है वो हवा में उड़ रहे हैं। मोदी की इसी आंधी में दिल्ली की गद्दी से अरविंद केजरीवाल उखड़ गए। सोचिए, 16 जनवरी को मुंबई से ठाकरे उखड़ गए तो क्या होगा। इसी साल 16 मई तक कोलकाता से ममता बनर्जी की गद्दी उखड़ गई तो क्या होगा, और चेन्नई से स्टालिन उखड़ गए तो क्या होगा। 16 जनवरी से 16 मई तक बहुत कुछ डिसाइड हो जाएगा। दिल्ली में केजरीवाल का भाग्य तो 2025 में ही डिसाइड हो गया। मुंबई में ठाकरे का भाग्य, कोलकाता में ममता बनर्जी का भविष्य और चेन्नई में स्टालिन का भविष्य 2026 डिसाइड कर देगा और यह सब 16 मई तक हो जाएगा। बीजेपी का विस्तार कहां तक होगा यह भी 2026 ही तय कर देगा। नरेंद्र मोदी ने 2026 में चुनाव जिताने का जिम्मा अमित शाह के कंधे पर डाला है और अमित शाह केरल में जो कुछ बोलकर आए उससे पश्चिम बंगाल में विरोधियों के प्राण सूख जाएंगे। मित्रों, अब बारी केरल की है। इस बार केरल में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना। जहां बीजेपी का एक विधायक नहीं है वहां सरकार बनाने के बारे में सोचना बहुत बड़ी बात है। अमित शाह तो बाकायदा ऐलान कर रहे हैं। मित्रों, अब बारी केरल की है। इस बार केरल में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना। केरल के तिरुवनंतपुरम में पहली बार बीजेपी का मेयर बना है। केरल के निकाय चुनाव में जीते हुए बीजेपी के जनप्रतिनिधियों का हौसला बढ़ाने अमित शाह पहुंचे तो बहुत बड़ी बात कहती। मित्रों, ये विजय हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा अंतिम लक्ष्य है कमल निशान की केरल में सरकार बनाना, भाजपा का मुख्यमंत्री लाना। अगर केरल में बीजेपी की सरकार बन सकती है तो पश्चिम बंगाल में भी कमल खिल सकता है। अगर केरल में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो बीएमसी पर भी भगवा लहरा सकता है और तमिलनाडु में भी कमल कमाल कर सकता है। सवाल है कि कैसे। केरल में बीजेपी की सरकार कैसे बन जाएगी। चुनाव में सिर्फ 4 महीने बचे हैं, तैयारी के लिए 4 साल भी नहीं है। अमित शाह आखिर क्या करने वाले हैं। मोदी की पार्टी ने आखिर कुछ तो बड़ा सोचा है। जवाब भी अमित शाह ने दिया है। गृह मंत्री की बातों को गौर से सुनिएगा क्योंकि अमित शाह की इन बातों में अगले 15 साल की पॉलिटिक्स का रहस्य छिपा है। जब मैं कहता हूं कि अगली बार एनडीए की गवर्नमेंट आएगी, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, तब आपके मन में डाउट आना बहुत स्वाभाविक है कि कैसे आएगी। स्वाभाविक है, मगर मैं
15 साल का था तब से इलेक्ट्रोल स्टैटिस्टिक का स्टूडेंट रहा हूं। 15 साल से मैं देश भर में जितने चुनाव हुए उसके चुनावी आंकड़ों को, इलेक्ट्रोल स्टैटिस्टिक को एनालिसिस करने की आदत मैंने डाली है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। इन 2014 लोकसभा इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी को 11% वोट मिला, 11% वोट, केरल की बात कर रहा हूं मैं। इन 2019 लोकसभा इलेक्शन केरल में एनडीए को 16% वोट मिला, 11 to 16%। 2024 लोकसभा इलेक्शन में हम 16% से इंक्रीज होकर हम 20% तक पहुंचे हैं। और देश भर की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हिस्ट्री होता है, जो 20% का थ्रेश पार कर लेता है, 20% का लेवल पार कर लेता है, उसको 40% तक पहुंचने में 5 साल नहीं लगते हैं। वो जंप लगाकर 20 to 40 जाता है। और इस लोकल बॉडी इलेक्शन में हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था कि हम सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। और परिणाम देखिए, तिरुवनंतपुरम में पहली बार आज भारतीय जनता पार्टी का मेयर बैठा है और ये बहुत बड़ा परिवर्तन। अमित शाह 20% वोट शेयर से 40% वोट शेयर जंप लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। यह केरल की बात है। बंगाल में तो बीजेपी ऑलरेडी 38-39% पर है। बंगाल में बीजेपी कहां तक जंप लगाएगी? क्या बीजेपी इस बार बंगाल में 50% के ऊपर जाएगी? पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने एक काम सक्सेसफुली कर लिया है। बंगाल में अब कोई तीसरी शक्ति नहीं है। बंगाल में लेफ्ट या कांग्रेस की कोई बिसात नहीं बची। जो भी लड़ाई है वो ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी की पार्टी के बीच आमने सामने की लड़ाई है। बीजेपी बंगाल की लड़ाई को सिर्फ कोलकाता में बैठकर नहीं लड़ रही। वैचारिक स्तर पर बीजेपी की लड़ाई का दायरा बहुत बड़ा है। स्वामी विवेकानंद की जयंती और युवा महोत्सव भी इसी का हिस्सा है। शिकागो की उस धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद ने घोषित किया था कि मैं भारत की उस परंपरा से आया हूं जिसने सदैव मानव कल्याण का मार्ग दिखाया है। यानी हमने किसी का छीना नहीं, हमने किसी को जबरन गुलाम नहीं बनाया। हमारे पास बल था, हमारे पास बुद्धि थी, हमारे पास वैभव था, लेकिन हमने किसी पर जबरन अपनी बात को थोपा कभी नहीं। क्योंकि दुनिया की कोई भी पीड़ित मानवता जब भी भारत के अंदर आई है तो भारत ने उसे उसकी विपत्ति के समय शरण दी है, उसका संरक्षण दिया है, उसके संवर्धन में अपना योगदान दिया है। और उस परंपरा का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि जिसने सदैव मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाया है, मैं उस परंपरा का प्रतिनिधित्व इस समिट में कर रहा हूं। और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। बीजेपी ने विवेकानंद को दूसरी सभी पार्टियों से छीन लिया है। विचार के स्तर पर बंगाल से उठकर पूरी दुनिया पर छा जाने वाले विवेकानंद पर अब सिर्फ बीजेपी का दावा है। तृणमूल भी विवेकानंद के पोस्टर लगवा रही है, लेकिन मजबूरी में कॉपी करने से ज्यादा इसका कोई मोल नहीं है। देश की नई पीढ़ी क्या चाहती है, ये नरेंद्र मोदी को पता है। मोदी को जेन ज़ी का मिजाज मालूम है कि हमारी अमृत पीढ़ी विकसित भारत के निर्माण के लिए कितनी संकल्पित है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि भारत में जेन जी का मिजाज क्या है। यह सच है कि ममता बनर्जी का पॉलिटिकल रिफ्लेक्स बहुत तेज है। ममता ईडी के छापे पर भी पॉलिटिक्स कर लेती हैं और सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा भी लड़ लेती हैं। लेकिन ममता बनर्जी अभी जितना लड़ रही हैं, चुनाव के लिए अपनी एनर्जी उतनी ही घटाती जा रही हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी है। ईडी ने कोलकाता में फाइल छीनने की घटना और धक्का मुक्की की सीबीआई जांच की मांग कर दी है। ममता अब तक केवल एक सेंट्रल एजेंसी से परेशान थी। जब दो सेंट्रल एजेंसियां एक केस में ममता के पीछे पड़ेंगी तो क्या होगा?
ममता बनर्जी 15 साल से बंगाल की सत्ता चला रही हैं और वहां के तौर तरीके, दांव पेच बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की विरासत को ममता ने अपने अंदर जज्ब कर लिया है। लेफ्ट राज की जो बुराइयां थी, बंगाल में बमबाजी का जो मॉडल था, वो भी तृणमूल के अंदर घुस गया है। बीजेपी से लड़ने के लिए ममता ने सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ा है। उसी लबादे को ओढ़कर ममता मुस्लिम वोट हासिल करती हैं। आधे हिंदू वोट के लिए ममता मंदिर मंदिर भ्रमण कर लेती हैं। ममता का चुनावी गणित अब तक सही बैठ रहा है। तभी ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ये दावा कर देते हैं कि चाहे पूरा भारत भगवा रंग में रंग जाए, लेकिन बंगाल भगवा नहीं होगा। केरल में यही दावा कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ठीक वही बातें दोहरा रहे हैं जो बंगाल में ममता की पार्टी कह रही है। Amit Shah can dream anything, but the reality of the Kerala is very clear. That reality was shown through Panchayat election. Their vote share has come down drastically. They won Trivandrum Corporation, I agree that. But in Trivandrum rural itself, in district Panchayat, how many seats BJP got? Not even single seat BJP got in Trivandrum district. So, these are completely bogus statement. Amit Shah's statement is completely bogus, misleading. Kerala is very clear about that. Kerala will not give BJP space. एक समय था जब बीजेपी के बारे में कई राज्यों में ऐसी बातें होती थी। ओडिशा के बारे में हाल हाल तक यही कहा जाता था। नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी यही कहा जाता था। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में यही कहा जाता था। लेकिन बीजेपी ने इन राज्यों में भगवा लहरा दिया। अरविंद केजरीवाल अपने आप को दिल्ली का मालिक बताते थे। लालू फैमिली बिहार को अपना पुश्तैनी जायदाद समझती थी। एक एक करके सबके रंग उतर गए और हर जगह भगवा छा गया। अब बंगाल और केरल में यह कहा जा रहा है कि मोदी की पार्टी का संकल्प और मजबूत होता जा रहा है। हमारा लक्ष्य है केरल को पूर्ण विकसित बनाना, केरल को देश विरोधी ताकतों से सुरक्षित करना और केरल के अंदर जो सदियों से आस्था की ताकत है, वो आस्था की ताकत की भी रक्षा करना हमारा अंतिम लक्ष्य है। अब केरल की जनता भी मानती है कि तीनों काम यूडीएफ और एलडीएफ नहीं कर सकते हैं, केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ही ये काम कर सकता है। मैं आज केरल की जनता को कहने आया हूं, विकसित भारत का रास्ता विकसित केरलम होकर ही जाता है। नरेंद्र मोदी का मतलब क्या है, इसे योगी आदित्यनाथ से समझिए। देश जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, यानी 100 वर्ष जब आजादी के पूरे हो रहे होंगे, तब हमें कैसा भारत चाहिए? ये भारत वही, याद करिए ना, 11 वर्ष में प्रयास हुआ तो भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। जिस भारत की कोई सुनता नहीं था, भारत के बगैर दुनिया का काम चलेगा नहीं। ये है हमारी नई ताकत, यही है भारत की सामर्थ्य। अब जब मोदी जी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, दुनिया उसका अनुसरण करती है। आपने देखा होगा अभी दुनिया के अंदर जो उथल पुथल मची हुई है, इसमें से हर देश की ओर से आवाज आ रही है कि मोदी जी आप कुछ करिए, मोदी जी आप कुछ करिए। ये भारत की सामर्थ्य के प्रति दुनिया का विश्वास है और उस विश्वास के प्रतीक आप सब हैं। भारत का ये युवा शक्ति है। 26 की सियासी लड़ाई पूरे भारत पर हिंदुत्व का राज स्थापित कर सकती है। जो राज्य, जो सूबे, जो शहर, जो संस्थान अब तक भगवा ध्वज के नीचे नहीं आए हैं, उस पर इस साल केसरिया ध्वज लहरा सकता है। नरेंद्र मोदी के सियासी शत्रु इस वक्त जितने कमजोर हैं, इतने कमजोर वो पहले कभी नहीं थे। मोदी के पास मौका है और मोदी ये मौका चूकने वाले नहीं है।